बेटे के जाने। आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यान की इस कड़ी में आज हमारा यह 13वां व्याख्यान है और स्रोत विद्वान के रूप में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई के प्रतिष्ठित विल्सन महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवती चौबे मैडम, मैं अकादमी की तरफ से आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय पर मैडम अपना व्याख्यान केंद्रित रखेंगी वो है अलका सरावगी के उपन्यासों पर। अलका सरावगी के उपन्यास साहित्य एक विवेचना। मैडम के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं कि मैडम की बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें से प्रमुख जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है आधुनिक गद्य साहित्य, विचार, विन्यास और सरोकार, जिसके लिए कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से ही आपको 2018 में पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा अलका सरावगी के साहित्य से आप लगातार जुड़ी रही, उन पे लगातार आपका लेखन और कार्य होता रहा। तो अलका सरावगी के उपन्यास साहित्य इसी शीर्षक से ही आपकी एक पुस्तक प्रकाशित है और अलका सरावगी का कथा साहित्य पे भी आपकी एक पुस्तक प्रकाशित है। ये मुख्य वो किताबें हैं जो आपकी प्रकाशित हैं। इसके अलावा करीब 35 से 40 शोध पत्र आपके देश विदेश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते रहते हैं, हम लोग उनसे परिचित हैं। मैडम जो है पीएचडी की गाइड हैं, हिंदी की गाइड हैं और अपने विद्यार्थियों को भी वो जो है इस तरह के नूतन विषयों के साथ शोध कार्यों के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। मैं मैडम का यहाँ पे अकादमी की तरफ से इस श्रृंखला में स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज का जो हमारा विषय है अलका सरावगी का उपन्यास साहित्य, उस पे केंद्रित होकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर सत्यवती चौबे मैडम। बहुत बहुत डॉक्टर मनीष मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी को एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा संचालित महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला एक अत्यंत उत्कृष्ट और प्रशंसनीय पहल है। मैं हृदय से उनके इस महत्वपूर्ण प्रयास का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मुझे अपना अंशी बनाने के लिए उनके प्रति आभारी हूँ। जैसा कि मनीष जी ने कहा, मेरे व्याख्यान का विषय है अलका सरावगी का उपन्यास साहित्य एक विवेचना। तो मैं इसी पर अपनी बात शुरू करती हूँ। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। इस पूरे व्याख्यान को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। आधे हिस्से में मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करूंगी और इसके बाद मैं उनकी अलका सरावगी के उपन्यासों में जो समस्याएं हैं, जिस उद्देश्य से वे अपना साहित्य लिखती हैं, उपन्यास साहित्य लिखती हैं, उस पर मैं बात करूंगी। अलका सरावगी बहुमुखी प्रतिभा की लेखिका हैं और वे साहित्य रचना की सैर पर जब निकलती हैं तो अपने साथ साथ जनमानस की समग्र चेतना को लेकर के निकलती हैं। इनका जन्म 17 नवंबर सन 1960 में कलकत्ता में हुआ था। परिवार की अगर बात करें तो अलका सरावगी राजस्थान के मारवाड़ी परिवार से संबंध रखती हैं। इनके पूर्वज 5 पीढ़ी पहले कलकत्ता में आकर बस गए थे। इनके ससुराल वर्ग के लोग मूलतः राजस्थानी मारवाड़ी हैं। ये लोग बांग्लादेश से होते हुए कलकत्ता में आकर बस गए। अलका का परिवार एक आदर्श संयुक्त परिवार है, जिसमें सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानिया, देवरानिया, उनके बच्चे, अलका के पति महेश सरावगी और उनके 2 बच्चे मयंक और सलोनी हैं। अलका जी अपने सफलता के पीछे अपने सास और अपने पति की अहम भूमिका को स्वीकार करती हैं। उनकी दोनों देवरानियों ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर यहाँ तक कि उनके दोनों बच्चों की देखभाल और परवरिश करके उनकी कामयाबी को शिखर तक पहुंचने में अपना असीम सहयोग दिया है। अलका की सास सीता देवी जी कहती हैं कि उनका काफी पढ़ने लिखने में जब मन लगा तो क्यों न हमारी ये बहू वह काम करे जो हमारे बच्चे, हमारे अपनी औलादें ना कर सकें। उन्होंने हमेशा उन्हें पढ़ने के प्रति, लिखने के प्रति, अध्ययनशील बने रहने के प्रति
सहयोग दिया और उन्हें अध्ययन लेखन के लिए स्वतंत्र कर दिया घर परिवार की जिम्मेदारियों से, ताकि वे अपने कार्य को बखूबी निभा सकें और अपने कार्य के साथ न्याय कर सकें। उनकी शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो अलका सरावगी बचपन से ही काफी तेज तर्रार बुद्धि की और पढ़ाकू किस्म की थी। कक्षा 1 से लेकर के BA तक की पढ़ाई में हमेशा सर्वप्रथम स्थान पर आती रही। कलकत्ता के लोरेटो कॉलेज से इन्होंने BA तक की पढ़ाई की। उसके बाद सन 1980 में शादी हो जाने के बाद घर संसार के बंधन में बंध गई। उसके बाद 8 साल तक 1988 के बैच में कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA में दाखिला लिया और 1990 में प्रथम आने का रिकॉर्ड ना तोड़ते हुए फिर से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान से MA पास किया। MA के बाद MPhil और फिर इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1996 में अलका सरावगी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक आलोचक डॉक्टर शंभुनाथ जी के निर्देशन में रघुवीर सहाय पर शोध किया और PhD की उपाधि हासिल की। इस प्रकार अलका सरावगी जी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। अलका जी की सभी बहनों में सिर्फ अलका ही है जो विवाह घर संसार के बावजूद उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय तक गईं और साहित्य जगत में वह कर दिखाया जो आज तक उनके परिवार में कभी किसी ने नहीं किया था। अगर हम उनके स्वभाव की बात करते हैं तो वे बहुत ही धीर गंभीर शांति प्रिय मृदुभाषी और अच्छे नेचर की महिला है। पढ़ने लिखने की रुचि सरावगी को बचपन से रही। कक्षा 8वीं में थी जब उन्होंने प्रेमचंद के 8 खंडों मानसरोवर के 8 खंडों को पूरी तरह से पढ़ लिया था और पिता केशव प्रसाद जी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते थे तो वहां से उनको वह ज्ञान मिला। माता पिता के अध्ययन में रुचि होने के कारण अलका अध्ययनशील बनी और इनकी ताई शकुंतला देवी ने भी इन्हें सहयोग किया मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को समझने और जयशंकर प्रसाद की कविताओं को समझने में, क्योंकि वे भी हिंदी की अच्छी ज्ञाता थी। और इस तरह से हमने कहीं ये भी पढ़ा है कि उनकी दादी कमला देवी भी हमेशा अपनी पोती को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं। अगर एक अवसर पर मुझे अलका सरावगी जी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है और उस दौरान जब मैं उनसे कुछ घंटों के लिए मिली तो पहली बार मिली थी, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। और आपने जिस तरीके से आत्मीय व्यवहार किया वह हृदय स्पर्शी था। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अलका सरावगी स्वभाव से आत्मीय भाव, सहानुभूति भाव, कर्मठता में यकीन रखने वाली लेखिका हैं। अहम नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। आधुनिक जीवन शैली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। प्रगतिशील चेतना की धनी हैं। हालांकि स्वभाव से थोड़ी भुलक्कड़ है, कई बार छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं और इस तरीके से देखा जाए तो अलका सरावगी जो है वह आज की वर्तमान युग की 21वीं शताब्दी की एक सशक्त लेखिका के रूप में उभर कर हमारे सामने आती हैं। आइए बात कर लेते हैं उनके कृतित्व पर। तो कृतित्व में अगर हम देखते हैं तो अलका सरावगी की अनेक रचनाओं में मुख्य रूप से जो अभी तक उनके 8-7 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं और आगे भी अनवरत लेखन कर रही हैं वे। उनकी पहली रचना जो है कली कथा वाया वाई पास, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दूसरी रचना है शेष कादम्बरी। तीसरी रचना है कोई बात नहीं। चौथी रचना है एक ब्रेक के बाद, जो कि काफी प्रसिद्ध रही। 5वीं रचना है उपन्यास साहित्य में जानकी दास तेजपाल मेंशन। 6वीं रचना है एक सच्ची झूठी गाथा और 7वां उपन्यास है इनका कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। अगर मैं कहानी संग्रह पर बात करूं, हालांकि आज का विषय ये नहीं है, लेकिन फिर भी जब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हो रही है तो कहानियों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। इनके अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पहली कहानी संग्रह है कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी संग्रह है दूसरी कहानी। आइए बात कर लेते हैं संक्षिप्त में इन रचनाओं पर।
अगर हम बात करें उपन्यास साहित्य की, जिसमें कली कथा वाया बाईपास पर मैं पहले उपन्यासों को क्रम में रखना चाहूंगी। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास जो है वह अलका सरावगी का पहला उपन्यास है। लेकिन उपन्यासों पर बात करने के पहले आइए पहले कहानियों की बात कर लेते हैं कि कहानियों में अलका ने जो 2 कहानियां लिखी हैं, कहानी की तलाश में, ये इनकी पहली रचनाएं रही हैं, इसलिए इनकी बातें पहले करना आवश्यक है। कहानी की तलाश में अलका सरावगी की पहली रचना है, जिसका प्रकाशन सन 1996 में राजकमल प्रकाशन द्वारा हुआ। इनमें कुल मिलाकर के 17 कहानियां हैं और सभी कहानियां जीवन की सूक्ष्मतम समस्याओं पर आधारित हैं। कहानियों के प्राय सभी पात्र महानगर के रहने वाले हैं, इसलिए अधिकांश कहानियां आधुनिक जीवन के संतरास से, वर्तमान जीवन के एकाकीपन से और रिश्तों के बदलते मायने से जुड़ी हुई हैं। आपकी पहली कहानी है आपकी हंसी। इसके अलावा इस कहानी संग्रह में देखा जाए तो खिजाब, हर शय बदलती है, मिसेस डिसूजा के नाम, बहुत दूर है आसमान, इस तरह से टिफिन कहानी, ये तमाम सारी कहानियां हैं जो काफी प्रसिद्ध रही हैं। इसके अलावा संभ्रम कहानी, लाल मिट्टी की सड़क, महंगी किताब, पिस्सू और कलम घिस्सू, कहानी की तलाश में नामक कहानी, ये सारी कहानियां ऐसी हैं जो जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पहलुओं को, वेदनाओं को, मानव मस्तिष्क की अनुभूतियों और संवेदनाओं को बखूबी हमारे समक्ष रखती हैं। इनकी दूसरी कहानी संग्रह है दूसरी कहानी, और इसका प्रकाशन सन 2000 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा ही हुआ था। यह अलका सरावगी का दूसरा कहानी संग्रह है, जिसमें कुल मिलाकर के 18 कहानियां हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों कहानी संग्रहों को मिलाकर, कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी, इन्होंने कुल मिलाकर के 35 कहानियां लिखी हैं। कहानी की तलाश में कहानी संग्रह की जो दूसरी कहानी है, इसमें लेखिका ने अनेक तरह के नए मुद्दों को उठाया है। दूसरी कहानी संग्रह में इन्होंने पार्टनर, यह रह गुजरना होती, रिपन स्ट्रीट, परवीन अख्तर, दूसरे किले की औरत, कन्फेशन इत्यादि ऐसी कहानियां हैं जो मील का पत्थर साबित होती हैं। इसके अलावा मन्नत कहानी में कलकत्ता शहर से जुड़े अनेक प्रसंग, सामाजिक पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हैं। एक और नमक हराम कहानी, न्यू ईयर्स ईव कहानी, निर्वाण कहानी, ये तमाम ऐसी कहानियां हैं जो पारिवारिक सामाजिक जीवन से जुड़े अनेक मुद्दों को, समाज में रिश्तों के बदलते मायने को, मानदंड को दर्शाते हैं, जिसे पढ़कर पाठक अपने अंतश को टटोले बिना नहीं रह सकता। दूसरी कहानी संग्रह में मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे की कथा है, यानी कि दूसरी कहानी संग्रह में दूसरी कहानी नाम की एक कहानी है, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे की कथा को इन्होंने दर्शाया है, जिसमें यह बताया गया है कि जिज्ञासा, जीवन के प्रति गहरी आस्था, जीवन के प्रति अतिशय लगाव, सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य, हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता स्वस्थ जीवन के आवश्यक अंग हैं। और इनकी दूसरी कहानी को ही हम इनके एक बहुत बड़े उपन्यास कोई बात नहीं को हम विस्तृत रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमने बात की अलका सरावगी के कहानियों पर, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की बात कर रहे हैं, तो कृतित्व में इन कहानियों को भी समाहित करना आवश्यक है। आइए जान लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण उपन्यासों पर, थोड़ी सी उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास अलका जी का पहला उपन्यास है और इसका प्रथम संस्करण सन 1998 में आधार प्रकाशन पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित हुआ था। इसके अनूठे शिल्प सौंदर्य के कारण हिंदी साहित्य में इसकी अच्छी खासी प्रशंसा हुई थी और इस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को सन 1998 में ही श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और सन 2001 में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अलका सरावगी द्वारा रचित यह कली कथा वाया बाईपास उपन्यास का अनुवाद बंगाली, मराठी, गुजराती, उर्दू, उड़िया, तमिल के साथ साथ विदेशी भाषा अंग्रेजी, इतालवी, स्पेनिश में भी हो चुका है।
बाईपास उपन्यास का बीज शब्द है और यह शब्द इंगित करता है कि आज के युग धर्म की ओर जो मूल समस्याओं से बचकर बगल से सुविधाजनक रास्ता निकालने का है। उपन्यास इस युग धर्म की विडंबना को उपन्यास के मुख्य पात्र किशोर बाबू के बाईपास ऑपरेशन के माध्यम से दर्शाता है, जो अंततः उन्हें उन्हीं चीजों की ओर ले जाता है जिन्हें उन्होंने अब तक बाईपास कर रखा था। एक साथ कई शैलियों में लिखा गया यह उपन्यास अलग अलग देश काल में आगे पीछे चलता पाठकों को एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित करता है जिसमें वे कई बार चौकन्ने होते हैं, कई बार रास्ता खो जाते हैं, कई बार फिर उसे खोज पाने की आनंद की अनुभूति करते हैं। अलका सरावगी का इसके अतिरिक्त ये भी कि यह उपन्यास जो है कुल मिलाकर के इसमें सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सन 2000 तक के युग को उपन्यास साहित्य की कथा का विषय बनाया गया है। आज हम आजादी के 75वें वर्षगांठ पर जब हम एक नए जश्न की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में पहली लड़ाई, देश की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सन 2000 तक के युग को उपन्यास साहित्य की कथा का विषय बनाया गया है, जिसमें 6 पीढ़ियों की कथा छुपी हुई है। यह उपन्यास 16 खंडों के आधार पर लिखा गया है, जिसमें उपन्यास कली कथा 1997 से प्रारंभ होकर पुनश्च पर समाप्त होता है। इसके बाद अलका सरावगी का दूसरा उपन्यास है शेष कादंबरी। शेष कादंबरी उपन्यास का प्रकाशन सन 2001 में राजकमल प्रकाशन ने किया था। इस उपन्यास का शिल्प सौंदर्य भी अपने आप में अद्भुत है। उपन्यास का अनुवाद इतालवी भाषा में हुआ है, जिसमें इसका नाम मेरी पोजा रखा गया है। शेष कादंबरी उपन्यास के लिए अलका सरावगी को के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास में आदि से अंत तक स्त्री विमर्श, स्त्रियों के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई की कथा को बड़े ही यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेखिका ने इस उपन्यास में रूबी दी की स्त्री कल्याणार्थ परामर्श और वामा स्टडी ग्रुप नामक संस्था की खिड़की से स्त्री जगत के प्रत्येक कोनलों की समस्या, उनकी व्यथा को बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया है, निहारा है। अलका के उपन्यास की हर स्त्री हर उम्र की है। 11 वर्ष की बाल्यावस्था से लेकर 70 साल की वृद्धावस्था तक के जो चरित्र हैं वे अलका सरावगी के शेष कादंबरी उपन्यास में हैं। जीवन के हर पड़ाव पर वह अपने वजूद को तलाशती है, अपने पहचान की संकट से जूझती हुई वह जीवन की कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना हंसते हुए करती है और अपने गम को हमेशा से छुपाए रखती है। इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं, अगर हम बात करते हैं उनके अगले उपन्यास की, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अलका सरावगी की जो दूसरी कहानी है उसी का हम विस्तृत रूप हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं उपन्यास में हम देखते हैं। कोई बात नहीं उपन्यास अलका सरावगी का तीसरा उपन्यास है, जिसका पहला संस्करण सन 2000 में राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। इस उपन्यास में शारीरिक रूप से अक्षम किशोर के जीवन की चुनौतियों तथा उसकी व्यथा को बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से, मर्मस्पर्शी तरीके से और यथार्थपरक शैली में दर्शाया गया है। उपन्यास की सजीव कथा यह इंगित करती है कि अलका की मनोविज्ञान पर काफी अच्छी पकड़ है। उपन्यास के शीर्षक की तरह उपन्यास की कथा भी पाठकों से यह कहना चाहती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी तकलीफ या दुख को कोई बात नहीं कहकर झेला जा सकता है, बड़ी से बड़ी गलती को भी कोई बात नहीं कहकर माफ किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं संक्षिप्त में उनकी रचना एक ब्रेक के बाद उपन्यास की। कॉरपोरेट जगत की कथा पर आधारित एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2008 है
जो कि राजकमल प्रकाशन द्वारा ही प्रकाशित हुआ था। और यह उपन्यास कॉर्पोरेट जगत की तमाम मान्यताओं, विडंबनाओं, अपराधों, धोखों, भ्रष्ट नैतिकता से उत्पन्न समस्याओं को उकेरता है, पर्यावरण चिंतन पर गहरी पड़ताल करता है। उपन्यास में दर्शाया गया है कि जहां एक तरफ कॉर्पोरेट इंडिया अपने लुभावने सपनों की दुनिया में खोया रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की 26% आबादी यानी कि 30 करोड़ जनता सड़क पर कुत्तों जैसी जिंदगी जीने पर अभिशप्त है, मजबूर है। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं इनके अगले उपन्यास जानकी दास तेजपाल मेंशन की। तो जानकी दास तेजपाल मेंशन भी सन 2015 में प्रकाशित हुआ था राजकमल प्रकाशन के द्वारा। और यह उपन्यास भी भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक परिस्थितियों को देखकर देश की पहली जवान होती युवा पीढ़ी का इस देश से मोह भंग होना, अमेरिका की तरफ या पाश्चात्य देशों की तरफ उनका पलायन होना दर्शाता है। आजीविका के लिए पलायन करते युवा पीढ़ी की मनस्थितियों को इसमें दर्शाया गया है। किस तरह से परिवार संघर्ष करके अपने घर के युवाओं को परदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस तथ्य को दर्शाया गया है और बहुत सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे बड़ी बात इसमें उभर करके सामने आती है कि उपन्यास का जो मुख्य पात्र है जय गोविंद, वह अपने अंतिम पड़ाव तक, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह यही कोशिश करता है कि वह जिस मेंशन में रहता है, जिस जगह पर रहता है, जिस बिल्डिंग में रहता है, ठीक है, जानकी दास तेजपाल मेंशन को वो किसी भी कीमत पर धराशायी नहीं होने देगा, उसके अस्तित्व को नहीं मिटने देगा। और इसलिए वह अंतिम समय तक वह जानकी दास तेजपाल मेंशन जर्जर हो चुका है और जर्जर होने की पराकाष्ठा तक वह अपने घर को खाली नहीं कर रहा है और न ही लोगों को खाली करने के लिए न वह खाली करता है और न ही खाली होने देता है। अंतिम समय तक वह एक बूढ़े दरबान के साथ वहीं पर बचा रहता है। उपन्यास में यह भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं और बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वह इन ऐसे पुराने खंडहर हो चुके मेंशंस की तरफ ललचाई निगाह से देखते हैं और किस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति को अपना करके वे इस तरह के जमीन पर इस तरह की बिल्डिंगों पर अपनी लालची निगाहें लगाए रखते हैं। यहाँ जय गोविंद नामक चरित्र जो है वह हर कोशिश करता है, हर शिद्दत से कोशिश करता है ताकि वह इस अपने प्रॉपर्टी को बचा सके। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अलका सरावगी के आगे प्रकाशित जो 2 उपन्यास हैं, जिसमें एक है सच्ची झूठी गाथा और इसके बाद दूसरा जो उपन्यास है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। तो सच्ची झूठी गाथा जो है वह 21वीं सदी की यह गाथा एक स्त्री और एक पुरुष के बीच संवाद और आत्मालाप से बुनी गई है। यहाँ सिर्फ सोच की उलझने और उनकी टकराहट ही नहीं, आत्मीयता की आहट भी है, किंतु यह संबंध इंटरनेट की हवाई तरंगों के द्वारा है, जहां किसी का अनदेखा अनजाना वजूद पूरी तरह धोखा भी हो सकता है। अलबत्ता ये धोखा ही है, जो एक दूसरे के देखने के नजरिए को उलट पुलट करके रख दे, यहाँ तक कि 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपनों में भी आवाजाही कर लें। उपन्यास में दर्शाया गया है कि किस प्रकार वर्चुअल रियलिटी में होती मित्रता, संवाद 21वीं सदी की शहरी भारतीयों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। यह वर्चुअल वास्तविकता अपने आप में दिलचस्प भी है और यह संवाद और
संवाद और किरदार दोनों को ही दर्शाता है कि दोनों ही कई बार असली नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन के इस माध्यम की मदद से आप किसी से कुछ देर तक बहुत आत्मीयता से बातें कर सकते हैं, जब चाहें तत्काल इस संवाद को समाप्त कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। इस अर्थ में यह संवाद बहुत अधिक लगाव विहीन भी हो सकता है और लगाव युक्त भी हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी में आप एक ऐसा रिश्ता कायम करते हैं जिसमें आप कभी भी खुद को अलग और आजाद कर सकते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा कदापि नहीं होता है। यह वर्चुअल माध्यम इंसानी मानसिकता और यथार्थ के एहसास से लगातार खेलता है, और अगर आप जागरूक ना हो, सतर्क ना हो, तो यह आपके असलियत के एहसास पर जबरदस्त प्रभाव डालता है। यह उपन्यास इस वर्चुअल रियलिटी में एक औरत और एक पुरुष के संवाद पर आधारित है। औरत जो कि एक साहित्यकार है, लगातार पुरुष को निकटता से जानने की बेतहाशा कोशिश करती है। पुरुष कभी उसके बहुत करीब आता है तो और कभी उसे बहुत अजनबी सा, किसी दिन उसे बहुत अजनबी सा लगता है। अंत तक एक अंतहीन संवाद चलता रहता है, जो बीच बीच में कई बार उपन्यास पढ़ते समय उबाऊ सा या बोरिंग होने लगता है। आखिरकार एकाएक यह संवाद होते होते खत्म हो जाता है और इसी के साथ यह उपन्यास भी समाप्त हो जाता है। आज आतंक के हर हादसे पर हैरत होती है कि किसी आस्था या तर्क या सिद्धांत की गिरफ्त में कैसे कोई आ सकता है, कैसे कोई किसी की जान लेने, मारने या खुद के चिथड़े उड़ाने की साजिश रच सकता है या राजी हो सकता है। ह्यूमन बॉम्ब की जिसकी हम बात करते हैं, कैसे संभव है, जबकि हम अपने शरीर से, अपने देह से इतना प्रेम रखते हैं, इतना लगाव रखते हैं। एक सच्ची झूठी गाथा उपन्यास उस मानस तक, उस मस्तिष्क तक पहुंचने की कोशिश है जिस पर बिना फैसला या बिना फतवा दिए इस पर लोग अमल करते हैं, क्योंकि इस सदी की राजनीति में भी अन्याय वैसे ही व्याप्त है और उससे जुड़ने के तरीके हिंसा में भी समाधान खोजते हैं। यह गाथा पाठकों को एक साथ कई अनचिनी पगडंडियों की यात्रा करवाती है, कई बार उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां से आगे जाने या निकलने का रास्ता नहीं दिखता। कई बार ऐसे अंधी मोड़ पर हम खड़े नजर आते हैं जहां से ना तो पीछे लौट सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति नजर आती है। लेकिन एक जोखिम उठाना खुद के अंदर और बाहर के ब्रह्मांड की गहरी पर पहचान भी कराता है ये उपन्यास, एक ऐसी तृप्ति के बोध के साथ जो सिर्फ दुस्साहस और नई अनुभूतियों को जीने के संकल्प से ही मिल सकती है। प्रेम, मित्रता, स्त्रीत्व, बातचीत करने का आनंद, लेखक की रचना धर्मिता, सत्य के नए परिप्रेक्ष्य इस अनात्मक कथा में खुलते हैं और फिर धुंधले होकर के लुकते छिपते गायब हो जाते हैं। आइए बात करते हैं अलका सरावगी के सन 2020 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए पर। अलका सरावगी का उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का कुलभूषण बांग्लादेश के कुष्टिया में व्यापार और सौदे में काफी सिद्धस्त है, बहुत तेज तर्रार और बहुत होशियार है। इस उपन्यास में बांग्लादेश के दोहरे विभाजन, जिसको हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे, विभाजन की अविस्मरणीय स्मृतियां हैं और कप कपा देने वाले स्मृतियां हैं। कहानी कोलकाता से शुरू होती है, लेकिन वास्तव में यह कहानी बांग्लादेश के कुष्टिया जिले की है, जहां से पहले सन 1947 में और फिर सन 1971 में हिंदू परिवार भाग भाग कर हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, कोलकाता में शरण लेते हैं और कोलकाता में भी उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, भारत में भी वह भी जग जाहिर है। कुष्टिया में व्यापार और सौदे में सिद्धस्त जो कुलभूषण है वह कोलकाता आकर के मानो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के कुष्टिया और आसपास के इलाकों में हुए दंगों और कई किश्तों में होते पलायन
मुक्ति वाहिनी के संग्राम की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह उपन्यास पलायन की व्यथा कथा को कहता है, मुक्ति वाहिनी के संग्राम से जुड़ी समस्याओं को दर्शाता है। यह उपन्यास बड़ी शिद्दत से लोगों को अपनी जड़ों से उखड़ने, उजड़ने, विस्थापित होने की समस्याओं को दर्ज करता है। पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में हुए विस्थापन पर यूं भी नहीं के बराबर चर्चा हुई है या लिखा भी गया है तो काफी कम लिखा गया है। अलका सरावगी ने इस पर लिखने की कोशिश की, हिम्मत रची और काफी सिद्धता भी इसमें प्राप्त की है। अलका सरावगी के लिखने की पद्धति में जितनी अधिक वे कल्पनाशीलता का सहारा लेती हैं, उतना ही अधिक गहराई में जाकर के वे शोध भी करती हैं और अपने तथ्यों, सत्यों और शोध के आधार पर ही वे अपनी कथा को बुनती हैं। यहाँ शोध का उद्देश्य महज तथ्यों को एकत्रित करना नहीं और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना भी नहीं है, बल्कि मानव जीवन की गहरी कंदराओं में, गहरे में उतरकर उसकी थाह पाना, ये अलका सरावगी की यहाँ पर कोशिश है। इतिहास के घूमते पहिए के नीचे लहूलुहान और बेवजह तबाह होते साधारण जीवन और कुंठित होती मानवीय संवेदनाएं परस्पर संबंध रखती हैं। इस तरह अलका सरावगी का यह उपन्यास पैनी इतिहास दृष्टि रखता है, कल्पनाशीलता के साथ पूर्वी पाकिस्तान फिर बाद में बांग्लादेश बनने की व्यथा कथा को दर्ज करता है, वहां के विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं, वहीं आधे अधूरे छूट गए लोगों की समस्याओं, वहां के लोगों के जीवन के सबाल्टन दस्तावेज को भी अभिव्यक्त करता है। इस तरह एक व्यक्ति, अगर हम देखें, इस तरह एक व्यक्ति उस जगह से जहां उसके पुरखे पुरनिया वर्षों तक, पीढ़ियों तक वहीं रहते आए हैं, वहां से उखड़ना, वहां से उजड़ना और वहां से निकलना और कहीं जाना ये आसान कार्य नहीं होता है। विस्थापित होना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि किसी नदी किनारे लगे छतनार वृक्षों को जड़ समेत उखाड़कर किसी सुदूर सूखे इलाके की मिट्टी में फिर से रोपित कर देना। उपन्यास की जड़ों से उखड़ गए पात्रों के जब दुख में आंसू बहते हैं, तब अपने बहते हुए आंसुओं में भी उन्हें अपने इलाके की असंख्य नदियां याद आती हैं। इस उपन्यास के पात्र जिंदगी के मेले ठेले, हाट बाजार में भटकते, सौदा सुलभ पटाते, खरीदते, बेसहते, पसीना धूल पोंछते, फुटपाथों और सड़कों पर सतत मनन करते चलते हैं। पाठक उनके अंतर मन में अनवरत चल रही ऊहापोह, दुविधा या संशय की स्थितियों को, उम्मीदों की परस्पर विरोधी मनस्थितियों को भी दर्ज करता है और इसके साथ ही साथ रोजमर्रा के जीवन में पल पल प्रकट होने वाली सामाजिक नैतिक समस्याओं का भी साक्षात्कार करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलका सरावगी का उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए सिर्फ एक विस्थापित शरणार्थियों की दुनिया में अपनी पहचान या नाम दर्ज कराने की जद्दोजहद नहीं है, बल्कि यह उपन्यास किसी गहरे में हमारे पारिवारिक सामाजिक ढांचे में हो रहे क्षरण को भी रेखांकित करता है। हमारे समाज की उत्तरोत्तर दिखावटी नकली होते जाते स्वरूप को इंगित करता है, जिसमें असल मानव जीवन की कोई अहमियत नहीं रह जाती। यह उपन्यास इस तरह के असल मानवीय मूल्यों को फिर से समाज में जगह देने की गुहार लगाता है, ताकि कुलभूषण बाबू जैसे या श्यामा जैसे या अनेक अलका सरावगी के पात्रों जैसे अनेक संवेदनशील पात्र एक नकली पैमाने पर सौंदर्य के नकली पैमाने पर वे खरे ना उतरे और समाज से बहिष्कृत और विस्थापित ना हो, बल्कि उन्हें इस भारतीय समाज में अहम हिस्सा मिले, उनका योगदान हो देश के विकास और विकास में। इस तरह से हमने बात की अलका सरावगी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, और इसके साथ ही साथ हमने
कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास की समस्याओं पर भी बात कर ली। आइए जान लेते हैं बाकी के उपन्यासों में जो चित्रित समस्याएं हैं। अब हम दूसरे अंश पर चलते हैं, जहां पर अलका सरावगी के पहला उपन्यास जो है कली कथा वाया बाईपास। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि कली कथा वाया बाईपास उपन्यास में हम देखते हैं कि यह उपन्यास मारवाड़ी जाति के कथा नायक किशोर बाबू की 6 पीढ़ियों के इतिहास को कथा के रूप में उभारता है। किशोर बाबू और उनके पूर्वज भारतीय समाज में मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधि हैं। मारवाड़ क्षेत्र से निकलकर मारवाड़ी लोग पूरे भारत में व्यवसाय को प्रभावित किए, परंतु वे कहीं ना कहीं मात खा गए, क्योंकि कलकत्ता में रहने वाली मारवाड़ी जीवन का वहां के इतिहास से कैसा संबंध था। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़े प्रश्न को यह उपन्यास उठाता है। पराधीन भारत में इन 143 वर्षों में किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा, किन किन समस्याओं को लेखिका ने, इन सभी समस्याओं को लेखिका ने अपने इस उपन्यास में दर्शाया है। जिसमें हम पहली समस्या के रूप में देखते हैं कि गांव में रोजगार के अभाव के कारण ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन होना। गांव में रोजगार की समस्या सिर्फ आज की समस्या नहीं है, यह काफी पुरानी समस्या रही है। और उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं किशोर बाबू, उनके परदादा के पिता घमंडी लाल जी सन 1857 में वे कलकत्ता की तरफ निकलते हैं और वहां से लेकर के सन 2000 तक की पूरी समस्याओं को यह उपन्यास दर्शाता है। इस उपन्यास में अंग्रेजों के अधीन भारत की समस्या को दर्शाया गया है, सांप्रदायिक मुद्दों को दर्शाया गया है, जहां पर अंग्रेजों की जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो और राज करो की नीति, इसको बहुत गंभीरता से इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गरीबी और भुखमरी की समस्या को दर्शाया गया है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत एक गरीब देश है, इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। विदेशी आक्रमणकारियों ने, शासकों ने हमारे देश को जर्जर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों वर्षों से हम आर्थिक स्थिति से जूझते आ रहे हैं। इन सब के पीछे कारण है वर्षों तक भारत की गुलामी, जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। और स्वाधीनता आंदोलन के दौर में कलकत्ता की स्थिति, वह कलकत्ता जो कभी राजधानी थी, वह कलकत्ता जिसे सिटी ऑफ द पैलेसेस कहा जाता था, जहां पर समृद्धि थी, जहां जिसे बौद्धिक शहर के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता स्वाधीनता आंदोलन के दौर में कलकत्ते की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इसे भिखमंगों का शहर कहा जाने लगा। और इस स्थिति का जिम्मेदार अंग्रेज प्रशासन था। काम के अभाव में लोग भिखमंगों के रूप में कलकत्ते की गलियों में भरते चले गए। सन 1938 में अंग्रेजों ने बंगाल बेग्रेसी बिल पास किया, जिसके तहत सारे भिखमंगों को पागल कुत्तों की तरह पकड़ पकड़ करके शहर से दूर ले जाकर के छोड़ दिया जाता रहा। हम इसी के तहत देखते हैं उपन्यास का एक अंश मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पर लेखिका कहती हैं कि लाखों लोगों के खून बहने से मिला विभाजन क्या दे पाया। अपने जैसी भाषा बोलने वाले और अपने ही जैसी जलेबी कलाकंद खाने वाले लोगों के साथ युद्ध, उन्हें शत्रु मानकर हथियार जमा करने और सेना को तैयार रखने के लिए अरबों खरबों रुपए का खर्च, जबकि आज भी कलकत्ते की सड़कों पर कोढ़ी भिखमंगे औरतें उसी तरह भूखे नंगे फिरते हैं। तो यहाँ सांप्रदायिक मुद्दों पर जिस तरीके से, सांप्रदायिक मुद्दों ने जिस तरीके से भारत को खोखला बनाया, अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत को लूटा खसोटा। उपन्यास में अंधविश्वास की बातें बहुत अच्छी तरह से उठती हैं। कली कथा वाया बाईपास में अंधविश्वास की भावनाएं कई जगह पर देखने को मिलती हैं, जहां पर किशोर बाबू की पत्नी, उनका बेटा, उनके स्वयं किशोर बाबू पर उपन्यास में दिखाया गया है कि पढ़े लिखे वर्ग से लेकर के गांव के अशिक्षित लोग सब जो हैं वो किस तरीके से अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं।
इसके अलावा उपन्यास में रूढ़िवादिता को दिखाया गया है कि किस प्रकार रूढ़िवादी विचारों की वजह से मारवाड़ी परिवार में अनेक स्त्रियों या लड़कियों के जीवन की विकास की गाड़ी जो है वह रुक जाती है। उपन्यास में स्त्रियों के जीवन से जुड़ी अनेक समस्याओं को दर्शाया गया है। कलिकथा वायवाइपास में स्त्रियों की मनोदशा, उनके अस्तित्व की पहचान की बात कई जगह उठती है। उपन्यास में अधिकांश ऐसी स्त्री पात्र हैं जो वैधव्यता काट रही हैं, अपनी मनोव्यथा को किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर सकती, बस किसी तरह मृत्यु की प्रतीक्षा में एक एक दिन काट देती हैं। किशोर बाबू की माँ, उनकी शांता भाभी इस तथ्य की प्रत्यक्ष प्रमाण है। किशोर बाबू की बड़ी मामी अपने पति के जीवित होते हुए भी नितांत अकेली हैं, क्योंकि वे अपने पति को बहु बाजार की वेश्याओं पर जाने से नहीं रोक पाई और इसके बावजूद भी उनके ससुराल वाले उन्हीं पर ताना कसते हैं। तो इस तरीके से स्त्रियों से जुड़ी अनेक समस्याओं को उपन्यास में दर्शाया गया है। वर्तमान युग में संबंधों के बदलते मायने पर बहुत गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं अलका सरावगी जी ने। वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज दिन प्रतिदिन संबंधों के मायने बदल रहे हैं। पहले जमाने में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चों या अन्य रिश्तेदारों के बीच जितनी घनिष्ठता थी वह आज के जमाने में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज हर एक रिश्ते की बुनियाद पैसे और स्वार्थ पर टिकी हुई है। ये बातें हम देखते हैं इस उपन्यास में। इसके अलावा आधुनिक जीवन का संतरास, यह भी इस उपन्यास की एक मुख्य समस्या है, जहां पर आधुनिक युग का मनुष्य बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है। वह बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाहता है, वह भी बिना अधिक परिश्रम किए। इसलिए दिन प्रतिदिन उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसकी असंतुष्टि, निजी स्वार्थपरता के कारण उसके आपसी संबंध भी बिगड़ रहे हैं। उपन्यास के नायक किशोर बाबू जो हैं वह देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने मित्र अमोलक और शांतनु की भांति स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन वह सदैव किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहते हैं। वह जब भी अपने मित्रों से देश, समाज, जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों से टकराते सुनते हैं तो अजीब कश्मकश महसूस करने लगते हैं। उन्हें कई बार लगता है कि उनके पंख कतर दिए गए हैं और उन्हें मजबूरन पिता और बड़े भाई दोनों के अकाल मौत से उन्हें जिस तरह से जीवन से जूझना पड़ रहा है और जिस तरीके से वे अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि देश की स्वाधीनता, मारवाड़ी जाति का पिछड़ापन, स्त्रियों की स्थिति, इन घर की स्त्रियों की स्थिति, ये तमाम चुनौतियां ऐसी हैं जिससे उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते, सदैव बेचैन ही नजर आते हैं। उपन्यास में आधुनिक जीवन की विडंबना को जगह जगह पर दर्शाया गया है। जैसे जैसे मनुष्य मशीनी सभ्यता के युग में जीवन के भाग दौड़ में उलझता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अपने संतरास की स्थिति का उत्तरदायी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य स्वयं खुद है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कलिकथा वायवाइपास उपन्यास में ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को भी बड़े ही गंभीरता से उठाया गया है, जिसमें बढ़ते प्रदूषण के कारण वायुमंडल में तापमान की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी की समस्या को दिखाया गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयले से चलने वाली असंख्य उपकरणें, मशीनें, गाड़ियों के कारण वायुमंडल बहुत दूषित हो रहा है। आधुनिक जीवन शैली ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से प्रभावित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से, भूमंडलीय ताप के प्रकोप से आज कहीं कोई बच नहीं सका है। तो उपन्यास में इन सभी समस्याओं के अलावा किन्नरों की समस्या को भी महत्व दिया गया है। किन्नर मनुष्य की ऐसी बिरादरी जिसे ईश्वर ने कभी न्याय नहीं किया। किन्नर प्राचीन युग से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते आए हैं, आज तक अपने अस्तित्व से लड़ रहे हैं। उपन्यास में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय लोग पाकिस्तान की तरफ जब कूच कर रहे थे, उस समय उनकी खाट यानी कि किन्नरों की खाट कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि लोगों की धारणा थी कि हिजड़ों की खाट खरीदने पर वे भी हिजड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस तरह की चिंता को भी दर्शाया गया है। इसके बाद
इस उपन्यास में हम अगर देखेंगे कली कथा वाया बाईपास की बात करें तो इसमें सन 1943 में बंगाल के अकाल का जीवंत चित्रण किया गया है, जिसमें लेखिका ने हमारा ध्यान भूख से मर रही जनता, आत्महत्या करने को मजबूर किसानों की दर्दनाक परिस्थितियों, गरीबों की दुर्दशा की ओर खींचा है। संपन्न देश का दावा करने वाले भारतवर्ष में लगभग 40% लोगों के पास पहनने, ओढ़ने, खाने पीने के पैसे नहीं है। लोग अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन सभी पहलुओं को उजागर करता है यह उपन्यास। इसके साथ ही कली कथा वाया बाईपास यह भी बताना चाहता है कि हमारे देश, प्रांत, समाज, परिवार में अनगिनत समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं से निजात पाने के लिए समस्याओं के कारणों को जड़ से मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उन समस्याओं को बाईपास करके, देखिए उपन्यास के शीर्षक में ही है कली कथा, यानी कलयुग की कथा, वाया बाईपास करके, है ना। तो हम अपनी तमाम समस्याओं को बाईपास करके उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, साइड कट लेना चाहते हैं। अंत में एक ऐसा समय आता है जब बाईपास करने के भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ किशोर बाबू, शांतनु और अमोलक के साथ भी होता है। तो इस तरह से यह उपन्यास है। शेष कादंबरी उपन्यास की अगर हम बात करें तो शेष कादंबरी उपन्यास में भी यह इस पर हमने थोड़ी सी बातें पहले कर ली थी। आज हम इसकी समस्याओं पर बात करते हैं। अभी शेष कादंबरी उपन्यास की कथा जीवन के 70 वर्ष देख चुकी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो उम्र के उस पड़ाव पर भी अपनी अस्मिता और अस्तित्व की पहचान के लिए संघर्षरत है। 70 वर्षीय रूबी दी 26 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज की सताई, असहाय, निर्बलों, दुखियारी, अबलाओं की सहायता परामर्श नामक संस्था चलाती हैं और इन 26 सालों में वे तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित महिलाओं से मिलती हैं, उनकी समस्याओं का निवारण कर चुकी हैं और आज भी कर रही हैं। इन तमाम वर्षों में उन्होंने समाज में, देश दुनिया में बहुत कुछ बदलते देखा है। अपने जीवन के इस पड़ाव में वे अपने अतीत की कथा को स्मरण के माध्यम से हमारे समक्ष लाती हैं और वर्तमान स्थितियों को बताते हुए कई बार अपने खट्टे मीठे अनुभवों में खो जाती हैं और कहानी फ्लैशबैक के माध्यम से अतीत में चली जाती है। इस प्रकार से यह उपन्यास जो है अपने आप में बिल्कुल अलग है। अगर हम उपन्यास में चित्रित समस्याओं की बात करें तो स्त्रियों, अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में स्त्रियों पर का शारीरिक मानसिक शोषण और उन पर बढ़ता अत्याचार, स्त्री ही स्त्री के दुख की मुख्य जड़, दहेज प्रताड़ना, संयुक्त परिवार में सामंजस्य की समस्या, किशोर अवस्था में बच्चों की विविध समस्याएं, वृद्धावस्था का अकेलापन जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती है। मानवीय मूल्यों के पतन की समस्या नजर आती है इस उपन्यास में। आपसी संबंधों में टकराहट, सांप्रदायिकता की समस्या, आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट, अंधविश्वास का भारतीय समाज में महत्व, समाज में नशीले पदार्थों के सेवन का बढ़ता प्रचलन, भारतीय युवा पीढ़ी की हिंदी के प्रति बढ़ती उदासीनता, अकाल की समस्या, आत्महत्या की बढ़ती समस्या, दो पीढ़ियों के बीच का बढ़ता फासला, वेश्याओं की समस्या जैसी तमाम ऐसी बातें हैं जो अलका सरावगी के इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती हैं। शेष कादंबरी अपने आप में एक रोचक उपन्यास है, साथ ही समस्या प्रधान है। उपरोक्त तमाम समस्याओं के अलावा जो मैंने अभी गिनाए हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्हें उपन्यास में शामिल किया गया है, जैसे कि कलकत्ता शहर में बढ़ती जनसंख्या, भीड़ भाड़, शहरों में शौचालयों की कमी, सड़क पर गाड़ियों की रेलम पेल, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव और उससे प्रभावित जीवन, शहरों में बढ़ती गंदगी,
क्योंकि स्थान कम है, लोग अधिक हैं। अपराध, भ्रष्टाचार, पति पत्नी के बीच के मतभेद और उनके जीवन की राजनीतिक समस्याओं को भी इस कथा के बीच बीच में प्रसंगानुसार उठाया गया है। इसके साथ ही साथ उपन्यास एक बहुत गहरी चिंता को भी दर्शाता है कि वृद्धावस्था में जीवन का अकेलापन कितना बोझिल होने लगता है। सबसे बड़ी समस्या जो है वह मनोवैज्ञानिक समस्या की ओर भी यह उपन्यास इंगित करता है। उपन्यास की मुख्य नायिका रूबी दी कथा के आरंभ से लेकर के अंत तक अपने जीवन के अकेलेपन से संघर्ष करती है। मात्र वही नहीं, उपन्यास की प्रायः सभी पात्र असहाय हैं, अकेलेपन के संघर्ष से जूझ रही हैं। यह समस्या आज के दौर की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसमें आज हर आदमी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। लेखिका ने वर्तमान युग की समस्याओं के साथ साथ विगत 100 वर्षों की समस्याओं को उपन्यास में बखूबी उभारा है। इस प्रकार उपन्यास समस्या प्रधान है, हम कह सकते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। आइए बात करते हैं अगले उपन्यास कोई बात नहीं की समस्याओं पर। कोई बात नहीं उपन्यास 17 वर्षीय एक नव युवक की कहानी है जिसका नाम है शशांक। और शशांक जो है वह शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण अपने हमउम्र बच्चों की तरह चल फिर बोल नहीं सकता। अपनी मां के अथक प्रयास और दृढ़ मनोबल के सहारे शशांक धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, बोलना सीखता है। वह चाहता है कि घर से लेकर स्कूल तक सभी स्थानों पर उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उसकी तुलना एक सामान्य बच्चे की योग्यता से की जाए, पर उसके साथ ऐसा नहीं होता। वह तिलमिला उठता है और अपने आप से संघर्ष करता रहता है। स्कूल में उसका एकमात्र दोस्त है आर्थर, और जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करता है, उसे किसी भी रूप में अपंग नहीं समझता, क्योंकि शशांक की तरह एंग्लो इंडियन आर्थर सरकार भी कई कारणों से बाकी बच्चों से अलग है। तो इस तरीके से यह उपन्यास जो है वह अनेक मुद्दों को दर्शाती है, जहां पर इस तरह के बच्चे अपने लिए समानता की बात रखते हैं, हमसे उम्मीदें रखते हैं। अगर हम उपन्यास की समस्याओं पर बात करें तो इस उपन्यास में हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास मूलतः शारीरिक रूप से अक्षम एक 17 वर्षीय किशोर युवक की समस्या है, जिसे समाज हमेशा उपेक्षित दृष्टि से देखता है। स्कूल उसे अपने स्कूलों में दाखिला देना नहीं चाहते। इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ कोई शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता, कोई स्कूल दाखिला नहीं देना चाहता। उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन सारी समस्याओं को उपन्यास में जीवंत रूप से दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना इन बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहली बात, दाखिला नहीं मिलता। समाज हमेशा इन्हें दीनहीन की दृष्टि से देखता है, हमेशा इनके साथ असमानता का व्यवहार करता है, इन्हें दया का पात्र समझता है, इनकी मदद करके एहसान जताना चाहता है, और तमाम सारे शिक्षण संस्थान इन्हें दाखिला देने से इनकार कर देते हैं। तमाम लड़ाइयां लड़ने के बाद यदि बच्चों का किसी भी तरीके से स्कूल में दाखिला हो भी जाता है, तो स्कूल में, विद्यालय में ना तो शिक्षक इन बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, ना ही उनके सहपाठी, बल्कि ये सब उनकी नकल उतारते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में बार बार उनको नीचा दिखाने या उनको हे समझने की कोशिश करते हैं, जहां बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। और वह यहाँ पर शारीरिक रूप से तो वह विकलांग था ही, वह मानसिक रूप से भी क्षण होने लगता है। उपन्यास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसे लेखिका ने बड़े ही संवेदनात्मकता से के साथ और मार्मिकता के साथ दर्शाया है। वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या, आज के इंसान की इंसानियत दिन प्रतिदिन हैवानियत में बदलती जा रही है। उपन्यास में नैतिक और मानवीय मूल्यों के रसातल में धंसते चले जाने की ओर इंगित करता है। उपन्यास जो है वह स्टेशन या सड़क पर रहने वाली नन्ही बच्चियों, औरतों के साथ बलात्कार होने के दृश्य को भी हमारे समक्ष रखता है। इस तरह से कोई बात नहीं, एक ऐसा उपन्यास इसमें घर की, विद्यालय की, बहुमंजिली इमारतों की, संयुक्त परिवार की, छोटी बड़ी समस्याओं की, समाज की, राष्ट्र की अनेक समस्याओं को हमारे सामने बहुत ही सरल तरीके से रखता है।
यही नहीं, उपन्यास में मौजूद अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जिन्न, भूत प्रेत, जादू टोने, तरह तरह के पूजा पाठ जैसी रूढ़िगत समस्याओं को भी दर्शाया गया है। स्त्री जीवन की त्रासदी को भी दिखाया गया है, जहां पर दादी नानी से लेकर के माँ तक के जीवन के साथ किस तरह से के जीवन को किस तरीके से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, यह भी देखा गया है। एक और बड़ी समस्या की ओर यह उपन्यास इंगित करता है कि जिसका एक सरहदें बाड़े चौहद्दियां यानी कि बाउंड्रीज, एक चैप्टर का नाम है इस उपन्यास में, जहां पर यह दिखाया गया है कि जहां एक तरफ मजहब के नाम पर स्कूलों में दाखिले की एक बड़ी समस्या उभर करके हमारे सामने आई है, तो वहीं देश के युवाओं के समक्ष बढ़ती बेरोजगारी, नौकरी से संबंधित समस्याओं को भी उभारा गया है। अधिकांश श्रेष्ठ प्रतिभावान युवक विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रतिभावान युवक वर्ग भारत के बजाय विदेश को अधिक महत्व दे रहा है, क्योंकि वहां उनके प्रतिभा की पहचान हो रही है। उपन्यास में एक और पाठ है, रामा कभी हंसता नहीं, जहां घर के नौकरों की स्थिति, मालिक नौकर के संबंधों की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। Why doesn't he leave me alone? शीर्षक में शशांक के जीवन में व्याप्त अकेलेपन, असुरक्षा की भावना, उत्पन्न समस्याओं को दर्शाया गया है। और उपन्यास की कथा में अदिति जैसी बच्ची उनके करियर के प्रति सचेष्ट माताओं से अपनी तरफ ध्यान नहीं दिए जाने की शिकायत है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह उपन्यास अपने आप में एक काफी संजीदा उपन्यास है और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बिल्कुल सजीव जान पड़ता है। जीवन के कठिन पल में कोई बात नहीं कहकर फिर किसी चुनौती को स्वीकार किया जाता है, तो उस चुनौतीपूर्ण मार्ग पर पग पग हजारों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे हजारों समस्याएं उपन्यास के गर्भ में निहित हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान कभी हार न मानने की जिद से, दृढ़ निश्चय और संकल्प से किया जाता है। इसी के आधार पर उपन्यास में शशांक की मां ने शशांक के लिए वह सब कुछ कर दिखाया है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और शशांक अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो इस तरह से यह उपन्यास जो है यह इन तमाम तथ्यों को हमारे समक्ष रखता है। उपन्यास में इसके अलावा अगर हम बात करें तो घर परिवार, देश समाज, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अंधविश्वास, विद्यालय जाने वाले नहीं जाने वाले छात्र, जाति धर्म, अमीरी गरीबी, भुखमरी, स्त्रियों की शोचनीय दशा, उग्रवाद, माओवाद से जुड़ी समस्याओं को की बखिया उखेड़ता है, भ्रष्टाचार की बखिया उधेड़ता है, तमाम मुद्दों को समूल जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करता है। उपन्यास में यह भी एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाया गया है कि किस तरीके से क्लास में बच्चे मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में बट करके बैठते हैं। इस चिंता को भी यह उपन्यास हमारे समक्ष रखता है। इस प्रकार अलका सरावगी का यह उपन्यास भी तमाम समस्याओं से संपृक्त है। आइए बात करते हैं, लगभग सभी उपन्यासों की समस्याओं पर बात हो चुकी है। संक्षिप्त में एक ब्रेक के बाद उपन्यास में जिन समस्याओं पर बात हुई है उनको हम देख लेते हैं। एक ब्रेक के बाद उपन्यास में जिन समस्याओं पर बात हुई है, एक ब्रेक के बाद उपन्यास में वर्तमान जगत के आर्थिक मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को विशेष रूप से उठाया गया है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाया गया है। भारत के इकोनॉमिक बूम पर विस्तार से चर्चा करते हुए लेखिका भारत के अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को उभारती हैं। कॉर्पोरेट जगत के सपनों के साथ उपन्यास में आम आदमी के साधारण सपनों से जुड़ी समस्याओं को उभारती हैं। उपन्यास में जो समस्याएं मुख्य रूप से मुखरित हुई हैं वे हैं अवैध संबंधों का बढ़ता दायरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राजनीतिक समस्याएं, भारत की आर्थिक स्थिति से संबंधित समस्याएं, गरीब किसानों की भूखमरी की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी समस्या, पर्यावरण से जुड़ी समस्या, अंतर जातीय विवाह का मुद्दा, पिछड़े ग्रामीण भारतीय और आदिवासी लोगों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया,
भारत बनाम इंडिया बनाम भारत से जुड़ी अनेक समस्याएं, जहां पर हम अपने ही देश में दो तरह की स्थितियों के बीच जीते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम इंडिया में जी रहे हैं या हम भारत में जी रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत के मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को भी उपन्यास में बखूबी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलका सरावगी का यह उपन्यास एक ब्रेक के बाद इंडिया के विशेष वर्ग के कॉर्पोरेट जगत की विडंबनाओं, मान्यताओं के मुद्दे को उभारता है। जहां एक तरफ लुभावनी, सपनीली, चमकीली दुनिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क के कुत्तों से भी बदतर हालात में जीवन गुजारने पर मजबूर गरीब आवाम है, जिसकी सुध लेने की कोशिश ना तो सरकार करती है, ना ही कॉर्पोरेट की दुनिया। उपन्यास में वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिवेश को, उससे जुड़ी प्रत्येक समस्या को आलोकित किया गया है। उपन्यास का मकसद उत्तर आधुनिक युग में भारत की वास्तविक स्थिति का भान कराने के साथ साथ कल की भारत बनाम इंडिया की तस्वीर को उभारना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलका सरावगी के ये जितने भी उपन्यास हैं, चाहे कलिकथा मायाबाई पास हो, शेष कादम्बरी हो, कोई बात नहीं हो, एक ब्रेक के बाद हो, या अब तत्काल में प्रकाशित होने वाले कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, ये तमाम उपन्यासों में अलका सरावगी ने अपने सामाजिक सरोकार को हमारे समक्ष रखा है, अपनी गहरी चिंतन शैली को हमारे समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का व्याख्यान ठीक लगा होगा और थोड़ी बहुत जानकारी मैं अलका सरावगी जी और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी रचनाओं पर दे पाई और विषय के साथ न्याय कर पाई। इसके साथ ही मैं व्याख्यान समाप्त करती हूँ और साथ ही साथ मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के प्रति अपना आभार ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं उनके इतने महत्वाकांक्षी व्याख्यान श्रृंखला में सहभाग ले सकूं। और इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा जी के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा चयन किया कि मैं अलका सरावगी जी के इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद मैम। और जिस तरह की हम लोगों ने अपेक्षा की थी कि जो भी शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो अलका सरावगी के उपन्यासों के बारे में जानना चाहते हैं, मोटे तौर पे उनको समझना चाहते हैं, उसकी समस्याओं का अवलोकन करना चाहते हैं, उनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का ये व्याख्यान निश्चित तौर पे उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा, जहाँ पे वो समस्त जानकारी जो है वो लगभग ये इस 1 घंटे के व्याख्यान में उनके लिए उपलब्ध हो सका। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज का यह व्याख्यान आपने जैसा कि निर्धारित था अलका सरावगी के उपन्यासों पर केंद्रित रखा। इसी के साथ मैं आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत